Hey guys, welcome back to one more new interesting and knowledgeable video only on the channel पढ़ाई कॉमर्स की। जैसे कि आप देख रहे हो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। अगर आप लोग ने पार्ट 1 मिस कर दिया हो तो जल्दी जल्दी जाके यहाँ पे जो आई बटन है उसको आप क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देख लीजिए सो दैट आपको पार्ट 1 में जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोग ने किया था वो अच्छे से समझे। उसके बाद डेफिनेटली आप पार्ट 2 देखोगे तो अकाउंट्स के मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स समझ जाएंगे इजी लैंग्वेज में और आपको अकाउंटिंग करने में मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 में क्या पॉइंट्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 का वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर अप करने वाले हैं वो है ये 9 पॉइंट्स जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे हम देखेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, बैड डेट्स क्या है, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट क्या होता है, एंट्री किसको बोलते हैं, नरेशन क्या होते हैं एंड अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो ये 9 पॉइंट्स आज के वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं। बट उसके पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सारे दोस्तों के साथ एंड हाँ सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है और उससे भी ज्यादा बेल आइकन को क्लिक करके रखना है सो दैट जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका डाउट हमारे सॉल्यूशन के थ्रू हम सॉल्व करते। तो चलिए देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 के इस पॉइंट्स को हम लोग कैसे याद रखते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 का पहला पॉइंट जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट हम सारे लोगों को पसंद आता है जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स या किसी शॉप में जाते हैं तो हम लोग वो शॉपकीपर से या शॉप ओनर से प्राइस कम करने की बात करते हैं और शॉपकीपर कभी कभी एग्री हो जाता है, वेजिटेबल वेंडर कभी कभी एग्री हो जाता है। तो जो वो प्राइस कम करता है उसी को हम लोग अकाउंटिंग टर्म में डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज नथिंग बट रिडक्शन इन द प्राइस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। जो सेलर दुकानदार आपको प्राइस कम करके गुड्स बेच रहा है उस प्राइस को या उस वैल्यू को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। जनरली डिस्काउंट दो टाइप का आता है, वन इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट एंड वन इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो जनरली ऑफर होता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द कैटलॉग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे लोगों को ऑफर किया जाता है, जो शॉप ओनर है या शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, जब आपको गुड्स बेचता है। अगर आप बल्क क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हो या तो फिर कंपटीशन ज्यादा है उसके जैसे ही और 2-3 बिजनेस इन एंड अराउंड एरिया है तो शॉपकीपर जानबूझ के प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइस पे अपने कस्टमर्स को कुछ रिडक्शन करता है प्राइस पे एंड दैट रिडक्शन प्राइस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। बट ऑन द अदर हैंड कैश डिस्काउंट इज जनरली ऑफर्ड ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जब आप पेमेंट करने जाते हो, जब आपका बिल बनता है, अगर तब आप रिडक्शन मांगते हो प्राइस पे, तब उस प्राइस दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस प्राइस पे जो अलाउंस या रिडक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जनरली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एक्चुअल लॉस नहीं होता बिजनेस का, हेंस ट्रेड डिस्काउंट डू नॉट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता बिकॉज वो तो लिस्ट प्राइस पे ऑफर्ड है। बट ऑन द अदर हैंड जो कैश डिस्काउंट है इट इज एन एक्चुअल लॉस टू द बिजनेस। रेवेन्यू लॉस होता है, बिजनेसमैन को होता है, ओनर को लॉस होता है, हेंस इट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है बट ट्रेड डिस्काउंट को बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों पे मिलता है। भले वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। बट जो कैश डिस्काउंट है इट इज ऑफर्ड ओनली ऑन द कैश ट्रांजैक्शन। जब आप पेमेंट करने जाते हो तब आपको जो रिडक्शन इन प्राइस होता है वो रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। जो हमारा सेकेंड टर्म इस वीडियो का है वो है
डेटर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं डेटर, इट इज नॉट कॉल्ड एज डेप्टर। आपने बहुत जगह सुना रहेगा, इसको लोग डेप्टर बोलते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड एज डेप्टर, इट इज कॉल्ड एज डेटर। यहाँ पे ये जो बी है वो साइलेंट है। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, 3 बार आप रिपीट कीजिए, डेटर, डेटर एंड डेटर। तो डेटर कौन होता है? जनरली अब अज्यूम करो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर वाई हम लोग का कस्टमर है जो पैसा पे करने वाला है, और मिस्टर एक्स अमाउंट रिसीव करेगा इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर would be called as debtor. So in simple meaning, any person from whom the amount is receivable, जिससे भी हम लोग को पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल इन फ्यूचर है। जैसे यहां पे मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई इज कॉल्ड एज डेटर फॉर मिस्टर एक्स। तो मिस्टर वाई जो है वो हमारा कस्टमर है। तो जनरली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे कौन बनते हैं? डेटर्स, जिससे पैसा रिसीव करना बाकी है फॉर द बिजनेसमैन। डेटर का पॉइंट दूसरा आता है, ऑपोजिट पॉइंट है, वो है क्रेडिटर। यहां पे कोई साइलेंट वर्ड नहीं है, इसको एज इन प्रोनाउंस करते हैं क्रेडिटर। तो अब अज्यूम करो, यही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। मिस्टर एक्स ने जो गुड्स मिस्टर वाई को बेचे हैं वो मिस्टर जेड से खरीदे, मिस्टर जेड से गुड्स परचेज किया। तो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगेन इट इज ऑन द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो मिस्टर एक्स मिस्टर जेड को पैसा पे करेगा, इट इज पेएबल इन फ्यूचर। तो मिस्टर जेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स वुड बी रिफर्ड टू एज एन क्रेडिटर। तो कोई भी पर्सन जिसको अमाउंट पेएबल है, टू होम द अमाउंट इज पेएबल, इज कॉल्ड एज क्रेडिटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जनरली यहां पे मिस्टर जेड जो है वो सप्लायर है, ठीक है। तो जो हमारे सप्लायर होते, जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, तो सप्लायर को पैसा पेएबल होगा इन फ्यूचर। तो सप्लायर कौन बनता है? हमारा क्रेडिटर। फोर्थ टर्म आता है हमारा बैड डेट्स। हम लोग को ये तो पता है कि बिजनेस में कोई एक कस्टमर नहीं होता, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। तो कोई कोई कस्टमर से जो अमाउंट रिसीवेबल होता है वो हम लोग रिसीव नहीं कर पाते। तो एनी अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, जो आने वाला कंप्लीटली नहीं है, वो बिजनेस में हम लोग अकाउंटिंग टर्म को रिफर करते हैं बैड डेट। इट इज अ लॉस टू द बिजनेसमैन। समझो कोई कस्टमर है जिससे हम लोग को 1000 रुपीज रिसीव करना है, ठीक है, बट वो कस्टमर कहीं चेंज हो गया है, उसका सिटी चेंज हो गई है, कोई भी एक रीजन से पैसे आने वाले नहीं है। तब वो जो पैसे है 1000 जो रुपीज था वो इरिकवरेबल अमाउंट है, देन दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिफ्थ टर्म हमारा जो आता है वो है सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। सॉल्वेंट का पर्सन मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी असेट्स, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि असेट्स क्या होता है। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे आई बटन तो ऑलवेज है, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो असेट्स इज मोर देन द लायबिलिटीज, जो कैपेबल इनफ है अपना लोन पे करने के लिए। लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेएबल, असेट्स का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल, मतलब वो ज्यादा रिसीव करेगा एज कंपेयर टू जितना अमाउंट उसको पे करना है। अगर उसका इक्वेशन ऐसा आता है जहां पे असेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन बिकॉज ही इज कैपेबल इनफ टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज फ्रॉम द असेट्स। हम लोग का सिक्स्थ टर्म है इंसॉल्वेंट। ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्वेंट बता दिया है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे पर्सन का असेट इज मोर देन लायबिलिटीज। ठीक उसका ऑपोजिट इज इंसॉल्वेंट, जहां पे लायबिलिटी एक पर्सन की असेट से ज्यादा है।
मतलब उसने लोन ले लिया है, अब उसके पास असेट्स नहीं है, सो ही इज नॉट केपेबल इनफ टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी, इज नॉट केपेबल इनफ टू पे ऑफ द लोन्स, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हिंदी में बोलूं तो वो एक कंगाल पर्सन हो गया है या डूबा हुआ पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं है लोन पे करने के लिए या लायबिलिटीज पे करने के लिए। उस पर्सन को हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सेवेंथ जो आता है एंट्री। एंट्री का मतलब है जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग को बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एक प्रॉपर फॉर्म में होगा, एक मेथड में होगा, उस फॉर्म को या मेथड को हम लोग अकाउंटिंग में बोलते हैं एंट्री। हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे कि एंट्री क्या है, एंट्री के रूल्स क्या है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आगे वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन क्लिक करना है, सो दैट जब भी वो वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। पॉइंट नंबर 8 आता है नरेशन। जब भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास कर देते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो एंट्री के नीचे हम लोग को ट्रांजैक्शंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। तो अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन फॉर विच एंट्री इज पास, जिसकी एंट्री पास हो चुकी है, एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, उसके नीचे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं नरेशन। ये जनरली ब्रैकेट में लिखा जाता है स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग, या कभी कभी हम लोग फॉर भी रिफर कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस के बारे में बताती है। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज नरेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट आपका वीडियो का आता है अकाउंटिंग ईयर। कोई भी 12 महीने का पीरियड, एनी 12 मंथ्स पीरियड जिसके लिए शॉपकीपर या बिजनेस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन की है, उस पीरियड को हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे 2 ईयर आते हैं। वन इज कॉल्ड एज कैलेंडर ईयर, जो चालू होता है जैन से लेके दिसंबर तक, और दूसरा आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो चालू होता है अप्रैल 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। इंडिया में सारे बिजनेस, सारे कंपनीज इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही रखने की जरूरत पड़ती है। आपके पेरेंट्स जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो बिजनेस इनकम टैक्स एंड बाकी के टैक्सेस पे करते हैं, उनको हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत कब पड़ती है? फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो कौन सा रहेगा? अकाउंटिंग ईयर बोला जाएगा, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आई होप मैंने बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे टर्म्स इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। यहाँ पे समझाया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब हम लोग पार्ट 3 भी अपलोड करने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, समझे बार बार। कभी भी आपको डाउट हो तो इस वीडियो को जरूर रिफर कर सकते हैं, सो दैट आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाए और आगे आपको तकलीफ ना हो। टिल देन टेक केयर, देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।